हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, जो कि अंतिम पार्ट है। आज हम लोग सीखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग में दिया हुआ है, जब वस्तु अनंत पर हो। हम लोग कल इसके पहले पार्ट 4 में पढ़े थे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु लेंस और फोकस के F1 के बीच हो, जब वस्तु F1 पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना था, प्रतिबिंब की क्या प्रकृति थी, उस प्रकार हम पढ़ें कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, तब उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी। फिर पढ़े हम लोग जब वस्तु 2F1 पर हो। उसके बाद हम लोग पढ़ें जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच हो, और जब वस्तु अनंत पर हो। इस प्रकार से हम सारे प्रतिबिंब हर एक स्थान पर रखकर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति को देखें। उसी तरह से हम लोग अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। सिर्फ अवतल लेंस में 2 स्थान पर प्रतिबिंब को रखा जाता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी प्रकृति क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं, इसका उपयोग ज़्यादा नहीं है, इसलिए बस सिर्फ 2 ही जगह का हम लोग को क्लास 10th में सिर्फ 2 ही स्थान पर रखकर पढ़ना है। तो देखेंगे जब वस्तु, सबसे पहले देखेंगे वो हम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा चित्र में, एक कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। और इसमें इधर माने F1 है, इधर माने हैं F2 माने हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 2F1 और यहाँ पर हो जाएगा 2F2, या कह सकते हैं अनंत। तो हम जब वस्तु को कहाँ रखें, यहाँ पर अगर नहीं भी माने तो लेंस जब वस्तु अनंत पर हो, तो इधर कहीं भी हो सकता है अनंत पर, तो हम वस्तु को यहाँ पर मान लेते हैं कि अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होता है, तो जब वस्तु, हम जानते हैं प्रकाश की किरण, 2 प्रकाश की किरण लेंगे। पहला, जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, तो वह बिना विचलित हुए चली जाती है। वह लगेगा कि इधर से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रहा है। दूसरा में हम लोग देखें, जब प्रकाश की किरण कहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो उत्तल लेंस में फोकस से जाती है, लेकिन अवतल लेंस में यह ऊपर की ओर जाएगी, और यह इस तरीक़ा से आते हुए प्रतीत, अपवर्तन के बाद यहाँ से इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश को इकट्ठा नहीं फैलाता है। और अवतल लेंस पहला प्रकाश को फैलाता है, और उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए उसको अपसारी कहते हैं। और यह यहाँ से इस तरीक़ा से आते हुए प्रतीत होगी। तो यह प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं, कल पढ़े हैं, आगे पार्ट 3 में पढ़े थे हम लोग कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वह वास्तव में किसी बिंदु पर आकर मिले। तो किस बिंदु पर आकर मिल रहा है, F2 पर आकर मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, F2 पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति पहला कहाँ बना, तो F2 पर बना। कैसा बना, सीधा बना या उल्टा बना, तो क्या बना, सीधा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। तो तीसरा पॉइंट में देखेंगे, सीधा बना, तो हम लोग सीधे प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चौथा हम लोग देखेंगे, यह वस्तु के आकार से बड़ा बना या छोटा बना, तो वस्तु से आकार से बहुत छोटा बना। यह हो गया अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर हो तब। हम लोग अगला देखेंगे, जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच हो। तो जब वस्तु लेंस और अनंत के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। इसे बना कर नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए हल्का सा आपको हम प्रतीत कहाँ पर हो रहा है, जो हम आपको सिर्फ बता देते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत, यहाँ पर कहीं पर होगा अनंत, तो यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ F1 मानेंगे इसमें, और ये F2 हो गया। तो अनंत पर हो, तो अनंत पर होगा तो प्रकाश की किरण
इस तरीक़ा से अनंत से आएगा। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो क्या होगा, ये दर्पण प्रकाश केंद्र से बिना विचलित हुए चले जाएगी। और दूसरा एक बनाते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से अपवर्तन के बाद वह कहाँ से लेंस से अपवर्तन के बाद वह वितरित हो जाती है। तो ये इस तरीक़ा से आती हुई प्रतीत होगी। थोड़ा सा हम इसको और बड़ा बना लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है किरण, तो इस तरीक़ा से इसको विचलित करेगी तो ये यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होगी। इस तरीक़ा से तो यहाँ पर ऐसे करते हुए प्रतीत होगा तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, लेंस और F2 के बीच में बना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम लोग याद निकालेंगे। सबसे पहला प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब F2 और लेंस, इसी लेंस कहेंगे या प्रकाश केंद्र भी कह सकते हैं, F2 और लेंस के बीच बना। दूसरा में कैसा बना, सीधा या उल्टा बना, प्रतिबिंब सीधा बना, आपको दिख रहा होगा सीधा। तीसरा में हम लोग देखेंगे सीधा बना, और सीधे प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वस्तु से छोटा या बड़ा, तो वस्तु से छोटा। यह हो गया अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ से प्रश्न उठता है कि अवतल लेंस में सिर्फ अवतल लेंस में ही प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। तो आपको पूछेगा कि किस लेंस में सिर्फ प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब सिर्फ आभासी बनता है। और पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा लेंस में आपको प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हुए जो आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। तो आप इसे लिख सकते हैं। बस यही है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता। ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछता है उत्तल लेंस से। तो आप उत्तल लेंस को अच्छी तरीक़े से, हम आपको उत्तल लेंस बताएं तो आप अच्छी तरीक़े से उसे याद भी कर सकते हैं। हम इसमें चलेंगे अब लेंस की हम लोग चलेंगे लेंस के चिन्ह पर पाटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे उतार लीजिए। लेंस के लिए चिन्ह पर पाटी, लेंस के लिए चिन्ह पर पाटी क्या है, तो आप लोग मैथ में अगर पढ़े होंगे इस तरीक़ा से, इसको x डैश कहते हैं, ये y और ये इसको y डैश कहते हैं। अब y को प्लस से सूचित किया जाता है, डैश को माइनस से, ये भी प्लस से ये माइनस से सूचित होता है। तो अगर देखें बस यही है चिन्ह पर पाटी, लेंस के चिन्ह पर पाटी। लेकिन यहाँ पर x और y से सूचित नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग लेंस ले लें इस तरीक़ा से, और यह क्या लेंस है, उत्तर लेंस है। यह क्या है, प्रकाश बिंदु या प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र से या लेंस से पीछे जाने पर दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। दूरी क्या होगा, प्लस में। या ऊपर में, ऊपर जाने में भी क्या चाहिए होता है, दूरी प्लस में होगा। और इसके नीचे आने पर, नीचे आएंगे तो क्या दिखाएगा, माइनस, क्योंकि यह y होता है और y डैश होता है, और यह x होता है और यह x डैश होता है। तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर अगर देखें तो इधर में आएंगे हम लोग, लेंस से आगे आएंगे, तो लेंस से आगे आएंगे तो दूरी क्या यहाँ है, माइनस है, तो दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। और नीचे यहाँ रहेगा तो भी क्या होगा, माइनस में। तो हम लोग देखते हैं ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, चिन्ह पर पाटी से हम लोग देखते हैं वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं वस्तु की दूरी किससे सूचित किया जाता है, u से सूचित किया जाता है। वस्तु की दूरी u से सूचित किया जाता है। वस्तु को हम लोग इधर रखेंगे तो ये हमेशा किससे सूचित होता है, प्लस से। तो वस्तु की दूरी प्लस u से होता है। और प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, जो कि पीछे बनाए थे प्रतिबिंब की दूरी को माइनस से सूचित करते हैं, माइनस भी। ये वस्तु की दूरी इधर होगा, इधर प्रतिबिंब की दूरी इधर माइनस भी प्लस यू कहलाएगा। अगर यहाँ हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं फोकस दूरी। अब फोकस दूरी हमेशा किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है, और यह हमेशा प्लस होता है। तो वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है, और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के रूल में भी पढ़े थे, दर्पण सूत्र में भी पढ़े थे। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है लेंस सूत्र। किससे निर्माण होना है? लेंस के लिए। तो क्या कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। तो लेंस फार्मूला इंग्लिश में कहते हैं। तो लेंस सूत्र हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको कहते हैं लेंस सूत्र। ये कौन सूत्र है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, और एक दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u, u प्लस 1/v। वो दर्पण सूत्र है। तो हम इसके में जानेंगे लेंस सूत्र को और आवर्धन को। हम एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाकर उसे साबित कर उसमें बता देंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ सीखते हैं लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यह लेंस सूत्र है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, आवर्धन देखते हैं। इसे मिटाते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख ले चिन्ह पर पार्टी को। अब इसको हम आगे देखते हैं, आवर्धन क्या है? मैग्नीफिकेशन, जिसको एम से सूचित किया जाता है। ये हम प्रकाश के परावर्तन में भी हम पढ़े थे। दोनों सेम ही है। उसी तरीका से आप लेंस सूत्र को साबित करें या दर्पण सूत्र को, दोनों एक ही तरीका से साबित होता है। और आवर्धन सूत्र, और दोनों आवर्धन तो एक ही होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे आवर्धन। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। तो आवर्धन का फार्मूला होता है, या आवर्धन का फार्मूला होता है, या आवर्धन का परिभाषा होता है। आवर्धन जिसे कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के रूल में भी, प्रकाश के परावर्तन में भी हम लोग पढ़े थे। आप अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे आवर्धन। आवर्धन मैग्नीफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं एम। तो आवर्धन होता है क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन का परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया या वस्तु की ऊंचाई हो गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग को कहते हैं हाइट को सूचित करते हैं h से। तो किसका? और नीचे वस्तु की ऊंचाई, इसको भी सूचित करेंगे h से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इसलिए HI लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा है? HI या H डैश से सूचित करेंगे। यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई तो HO, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, तो O से सूचित करेंगे। या आप यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं m बराबर h डैश बटा h। h डैश है जो प्रतिबिंब को सूचित करेगा, और h है जो वस्तु की दूरी को सूचित करेगा। या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m बराबर h प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी कहें या ऊंचाई किससे सूचित करते हैं? v से, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग u से सूचित करते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं m बराबर v बटा u भी बोल सकते हैं। ये आवर्धन का मान, अब हम कैलकुलेशन इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आवर्धन का मान ये पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव। यदि m का मान यानी कि आवर्धन का मान क्या चीज में प्लस में आएगा, m का मान या आवर्धन का मान प्लस में आएगा, तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होगा। और यदि m आवर्धन का मान निगेटिव आवे, माइनस में आवे, तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा।
तो आवर्धन से हमें आवर्धन के से पॉजिटिव अगर निगेटिव से हमें पता चलेगा कि जब आवर्धन का मान पॉजिटिव आएगा तो प्रतिबिंब सीधा होगा और काल्पनिक होगा। जब आवर्धन का मान निगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब होगा जो उल्टा और वास्तविक होगा बनेगा। तो हम लोग इसी में एक पॉइंट और सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन पूछता उसका इसे नहीं, सिर्फ हम जानकारी के लिए इसे जान लेते हैं। जब उत्तल लेंस जब उत्तल लेंस रहेगा तो उसमें उत्तल लेंस में हम लोग अक्षर को देखेंगे। उत्तल लेंस में अक्षर को अगर हम देखेंगे तो अक्षर होगा जो बड़ा और उल्टा दिखाई देगा, बड़ा और उल्टा दिखाई देगा। और अवतल लेंस में अक्षर इसका उल्टा हो जाएगा, छोटा और सीधा दिखाई देगा। और ये साधारण कांच रहा, साधारण कांच जो हम लोग यूज करते हैं, हम सभी के एग्जांपल लिख देते हैं। साधारण कांच जितना बड़ा हो उतना ही दिखाई देगा। साधारण कांच में जितना बड़ा अक्षर जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा हो, अक्षर जितना बड़ा हो उतना ही दिखाई देगा। यानी कि अक्षर यहाँ पर अक्षर जितना बड़ा होगा उतने बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि इसका एग्जांपल को उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। आप सभी के पास स्मार्टफोन होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी स्मार्टफोन से देख रहे होंगे। तो स्मार्टफोन में जो आगे वाला कैमरा होता है जिसको हम लोग सेल्फी कैमरा कहते हैं, जिससे हम लोग सेल्फी लेते हैं पॉज कर अगर करते हैं, वह उत्तल लेंस होता है जिसमें अक्षर क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा और उल्टा। कभी आप किसी शब्द को लिखकर और सेल्फी उसमें लीजिएगा तो वह अक्षर होगा जो बड़ा दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। आप उसे पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन मलयालम में लिखा है या तेलुगु में लिखा है या कन्नड़ में लिखा है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जब अवतल लेंस, जैसे आप उसी प्रकार से सेल फोन के पीछे वाला कैमरा को देखेंगे, जिससे हम लोग किसी दूसरे को पिक्चर खींच रहे हैं, जिससे हम यह कैमरा, जिस कैमरा से हम आपको वीडियो बना रहे हैं, वह कैमरा है जो अवतल लेंस है। अक्षर छोटा और अक्षर क्या दिखाई देता है, अक्षर छोटा और सीधा दिखाई देगा। छोटा भी दिख रहा होगा और सीधा ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उत्तल लेंस है। साधारण कांच हम लोग जैसे चश्मा लगाते होंगे, गर्मी के मौसम में बाइक चलाने वाले आप भी लगाते होंगे। नॉर्मल चश्मा ना तो पावर वाला रहता है, सिर्फ शौक के लिए लगाया जाता है, उसको साधारण कांच कहते हैं। वो भी चश्मा, सन ग्लासेज भी कहते हैं उसे। साधारण कांच रहता है, जितना बड़ा होगा उतना ही दिखाई देगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे इसमें आप उत्तल लेंस लगा हुआ है कि अवतल लेंस लगा हुआ है, ये आप आपके दादा घर में होंगे तो उनके अगर वह चश्मा का यूज करते होंगे तो आप उनके चश्मा की मदद से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे, लेंस की क्षमता, हेडिंग देंगे लेंस की क्षमता क्या है। आप इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले। हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, किसे कहते हैं लेंस की क्षमता, पावर। तो जिस लेंस में प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी तो उसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी। यदि कोई लेंस है और उस लेंस में प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा है तो उस लेंस की पावर या क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसका उल्टा, जस्ट उल्टा, जिस लेंस में प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता कम हो तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, कम। तो जाहिर सी बात है, जिसमें प्रकाश की हम लोग, लेंस है क्या, लेंस का काम क्या करना, प्रकाश को मोड़ना। तो ज़्यादा मोड़ेगा तो क्षमता क्या रहेगा, ज़्यादा। और प्रकाश की किरण को कम मोड़ पाएगा तो उस लेंस की क्षमता भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम लोग देखते हैं अगला में, उसी प्रकार एक लेंस का फार्मूला होता है जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं ज़्यादा, जैसे लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला या पावर फार्मूला भी इसे कह सकते हैं। लेंस फार्मूला या पावर फार्मूला इसे कह सकते हैं। जैसे P बराबर लेंस में सिर्फ यह लेंस सूत्र इसलिए लिखाए हैं क्योंकि सिर्फ यह लेंस में ही यूज होता है।
तो पावर फार्मूला होता है। और आवर्धन इसलिए नहीं लिखाए थे आवर्धन में लेंस, क्योंकि आवर्धन जो होता है लेंस के लिए भी होता है और दर्पण के लिए भी यूज होता है। तो लेंस फार्मूला P पावर 1/f, पावर होता है क्षमता जो होता है फोकस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, या हिंदी में कहेंगे इसको व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब हुआ फोकस दूरी ज़्यादा रहने पर, फोकस दूरी ज़्यादा है तो क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होगा, कम होगा। यदि फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता जो होगा ज़्यादा होगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो लेंस का क्षमता क्या होगा, कम होगा। यदि फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें देख लेते हैं, आप लोग अगर देखे होंगे बच्चे, अगर छोटा जो बच्चा है या किसी व्यक्ति को 10 साल या 15 साल की उम्र में भी चश्मा लगा लेता है, या उससे कम उम्र के 18 साल के कम 18 वर्ष के से कम उम्र में जो चश्मा लगा लेता है, उसका चश्मा का आकार होता होगा जो मोटा होता होगा। तो ये जान लीजिए, लिख ये भी एक पॉइंट में नोट में करके लिख दीजिए कि मोटा चश्मा, अगर चश्मा मोटा रहे तो आप चश्मा देखकर भी पहचान सकते हैं, दूर से ही देखकर पहचान सकते हैं कि वो कौन सा चश्मा यूज है, या उसकी पावर कम है या ज़्यादा। यदि मोटा चश्मा है तो पावर क्या होगा उसका, मोटा चश्मा का पावर या क्षमता कम होता है। उसी प्रकार तो उसका उल्टा हो जाएगा, पतला चश्मा का पावर ज़्यादा होता है। अगर चश्मा मोटा है तो बच्चे को देखते होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे को अगर चश्मा लगाए हुए है तो उसको देखते होंगे कि चश्मा क्या होता है, मोटा चश्मा होता होगा। इसका मतलब उसका पावर ज़्यादा, उसके आँख का रोशनी ज़्यादा नहीं कम गया, पावर कम गया है। तो उसका पावर क्या, उस लेंस जो है, उस चश्मे में जो लेंस का उपयोग किया गया उसका पावर क्या है, कम है। अब बड़े बड़े लोग को देखते होंगे 40 साल की उम्र से ऊपर, या 25 साल या 20 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को अगर चश्मा लगाए हुए देखते होंगे तो उस चश्मा, उनका चश्मा का जो लेंस होता होगा वो पतला होता होगा। तो पतला चश्मा का पावर क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा। तो पतला चश्मा कहने का मतलब फ्रेम की हम बात नहीं कर रहे हैं, चश्मा में जो लेंस लगा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो पतला चश्मा का पावर जो होता है ज़्यादा होता है, और मोटा चश्मा के पावर होता है कम होता है। तो एक पॉइंट और इसमें हम लोग देख लेते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर पर पावर 1। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/m। हम जानते हैं कि यदि कोई किसी संख्या पर पावर माइनस में, निगेटिव में हो या माइनस में हो तो उसे हम प्लस में करने के लिए बटा में लिख देते हैं। इसलिए 1/m भी इसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं m पर पावर -1। और ये m किसको सूचित करता है, आवर्धन को डिनोट करता है। लेकिन लेंस का एक प्रचलित मात्रक है, प्रचलित मात्रक यानी कहने का मतलब ये सभी नहीं, डॉक्टर लोग इसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यही है। लेकिन प्रचलित मात्रक जो हम लोग या डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं, एसआई मात्रक जो है, तो ये ऑप्शन में अगर यह रहेगा प्रचलित मात्रक तो अब इसे आपको लगाना नहीं है। प्रचलित मात्रक, लेंस का प्रचलित मात्रक डायोप्टर है, डायोप्टर। और डायोप्टर का इंग्लिश डी से होता है, इसलिए डी से सूचित करते हैं। और 1 डायोप्टर बराबर 1 डायोप्टर बराबर, या 1D से बोल सकते हैं 1 मीटर पर पावर m होता है, m पर पावर m।
1 डायोप्टर बराबर। तो अगर आपको आ जाए क्वेश्चन में कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है और आपके ऑप्शन में m⁻⁻1 भी है और डायोप्टर भी है, तो आप इसके आंसर में टिक आउट करेंगे मीटर m⁻⁻1, ना कि आप इसे डायोप्टर टिक आउट करेंगे। यदि आपके या हो सकता है लिखा रहा है आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक 1/m, या दूसरा ऑप्शन में डायोप्टर रहे या इनमें से कोई नहीं रहे, तो आप 1/m को प्रीफेर ज़्यादा कीजिएगा, ना कि आप डायोप्टर को मारिएगा, या तो इससे आपको आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि एसआई मात्रक ये है और यह प्रचलित मात्रक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे लेंस के क्षमता के प्रचलित एसआई मात्रक क्या है, तो आप इसे डायोप्टर टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपका प्रकाश के अपवर्तन का क्लास हुआ खत्म। पूरा थ्योरी आपको पढ़ा लिए हैं। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आपको यह क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बने तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। जब हम कमेंट बॉक्स देंगे तो उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, और अच्छी तरीक़े से आप घर पर रह कर ही मेरे चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसका अगला वीडियो में हम पार्ट 5 में इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक एक वीडियो में बनाकर आपको दे देंगे। उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी बोले कि यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगला में पढ़ेंगे चैप्टर 3।